हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं P2S इलेक्ट्रो। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक ये सेट आया है, मैं आपको बताता हूँ वन प्लस 70। तो फ्रेंड्स ये सेट में प्रॉब्लम है कि ये सेट चलते चलते जो बंद हो गया। उसके बाद ये कस्टमर ने कहीं इसको चेक भी करवाया सेट को, जहाँ इस सेट पे मैं अभी आपको क्लियर दिखा देता हूँ कि ये इसका मदरबोर्ड है और आप देख सकते हैं इस सेट पे पहले ऑलरेडी वर्क हुआ है, इसका प्रोसेसर पे काम हुआ है और जहाँ ये ठीक नहीं हो पाया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम इस पर काम करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब सेट है। तो फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि सेट रिपेयर हो जाए। तो आप रिज़ल्ट देखने के लिए वीडियो पे बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो एक बार आसपास से देख लेते हैं इस पर ग्लू कटिंग प्रॉपर तरीके से की हुई है कि नहीं। ग्लू कटिंग तो इसकी ऑलरेडी की हुई है, फिर भी एक बार हमने इसको चेक कर लिया है। इसको ये जो रैम है इसको अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे लग रहा है कि इसकी रैम पे काम हुआ है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी रैम पे किसी तरह का कोई भी, तो ये पेस्टेड है दोस्तों। ये देखिए, मैं आज जो आपको करके दिखा रहा हूँ ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। रैम को अलग करने के बाद हम थोड़ी देर बोर्ड को कुछ ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, ताकि इसमें दूसरी अदर जो पेस्टिड आईसियाँ हैं वहाँ तक हीट पहुँच के वो भी लीकेज ना हो। अगर कंटिन्यू इस पर हम वर्क करते हैं तो वो आईसी भी है वो भी डैमेज हो जाती है। तो हमने काफ़ी केस ऐसे देखे हैं जिसमें इसकी पावर आईसी है वो भी रिप्लेस करनी पड़ती है। अगर आप बिना रुके बिना स्टॉप के इसी तरह कंटिन्यू काम करते रहते हैं इस पर, तो इसके डैमेज के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी रैम है, इसको हम एक बार संभाल के थोड़ा साइड में रख देते हैं। ये सीपीयू से रैम निकालने के बाद बोर्ड को हमने थोड़ा ठंडा भी कर लिया है। अब हम इस पे से सीपीयू को निकालेंगे।
सीपीयू को निकालने के लिए जो मेन है इसमें टेम्परेचर और एयर का कम्बिनेशन। मैं एसएमडी जो यूज़ करता हूँ वो है क्यूक 2008 और टेम्परेचर है वो है 350 डिग्री, एयर है 90 और इसकी जो ये नोज़ल है ये है 12 mm। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होगा तो ही काम हमारा परफेक्ट हो पाएगा। कई दुकानदार भाई क्या करते हैं कि टेम्परेचर वो 400 तक भी ले जाते हैं और नोज़ल जो है वो छोटी यूज़ करते हैं, 8 mm की यूज़ करते हैं, तो वो सेट के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। वो प्रोसेसर को तो डैमेज करती है, साथ में मदरबोर्ड को भी डैमेज कर देती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्यूक 2008 यूज़ करें और टेम्परेचर है वो 350 डिग्री रखें और एयर आप 80 और 90 के बीच में रख सकते हैं। मैं 90 रखता हूँ इसमें। अब ये पूरा अच्छी तरह काफ़ी हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें स्क्रैपर को डालेंगे। स्क्रैपर को हमें फोर्सली नहीं डालना है, बहुत ही इजी हल्के हाथ से इसको इसमें प्रेस करना है। अगर आपकी टाइमिंग, टेम्परेचर, एयर बिल्कुल सही है तो ये बिल्कुल इजीली उतर जाता है, कहीं से भी कोई डैमेज नहीं होता इसमें। जिस तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मदरबोर्ड से कहीं से भी कोई प्रिंट वगैरह इसके नहीं फटे हैं। कोई एक आध दो चार प्रिंट है जो डमी होते हैं, जो खाली होते हैं, वो प्रिंट तो कई बार निकल जाते हैं। क्योंकि डमी प्रिंट है उसमें नीचे से उसको कोई सपोर्ट नहीं होती, वैसे ही बनाए हुए होते हैं, उनका कोई वर्क भी नहीं होता। सीपीयू पर से हमने रफली जो मोटा मोटा जो शोल्डर है वो सारा निकाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हमने इस सेट पर से ये रैम अलग की थी। ये बिल्कुल एकदम ठंडी हो चुकी है रैम। तो हमारा मदरबोर्ड और प्रोसेसर जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं तब तक हम रैम की क्लीनिंग कर लेते हैं। काफ़ी ख़तरनाक स्मोक है, मैंने स्मोक एब्जॉर्बर है वह ऑन नहीं किया हुआ है, मैं पहले उसको ऑन कर लेता हूँ ताकि एक जो ख़तरनाक धुआं जो है, ये देखिए इसकी सारी साइड चेंज हो गई है। मैंने मेरा स्मोक एब्जॉर्बर है वो चला लिया है, ये सारे धुएं को खींच के बाहर निकाल देता है। काफ़ी दुकानदार भाइयों को ऐसी स्मोक की प्रॉब्लम आती है, लगभग सभी को ही आती है। कुछ मित्रों ने तो सॉल्यूशन किया हुआ होगा, कुछ नहीं भी कर पाए होंगे तो वो धुएं को है पीते रहते हैं। तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के इस पे भी आपको एक वीडियो बना के देता हूँ कि आप भी किस दुकान से इस तरह से धुएं से छुटकारा पा सकते हैं। चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो हम इस रैम की क्लीनिंग पे फोकस करते हैं। फ्रेंड्स ये ब्लेड है, ये 4 नंबर का ये ब्लेड है, इससे हम इस ग्लू की कटिंग करेंगे, ये काफ़ी इजीली हो जाती है।
मोटा मोटा हमने इसमें से लगभग एपॉक्सी को काट दिया है। अब ये जो बॉल है इस पर काफ़ी शोल्डर है, तो सबसे पहले हम इस शोल्डर को क्लीन करते हैं ताकि नीचे जो थोड़ी बहुत एपॉक्सी कहीं बची है तो उसकी भी हम कटिंग कर सकें। डी शोल्डर वायर से हम पहले इसका सारा शोल्डर निकाल लेते हैं। अब हम इसकी एपॉक्सी की कटिंग शुरू कर देते हैं। कहीं थोड़ी बहुत एपॉक्सी जो बची है वो भी इजीली अभी निकल जाएगी। इस पर से सारी एपॉक्सी है वो निकल गई है। अब हम इस पर थोड़ा सा शोल्डर लगा देंगे। शोल्डर लगाने का बेनिफिट ये होगा कि इस पर जो इसकी जो बॉल है बिल्कुल एकदम नीचे तक चली गई है, बिल्कुल प्लेन हो गई है घिस के, वो थोड़ी सी उभर जाए ताकि जब इसको हम रिवॉल्व करें तो स्टेंसिल में ये फिक्स बैठ जाए, हिले डोले ना, दाएं बाएं ना खिसके। इस कटिंग के बाद हम इसकी क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत डस्ट हमारी रहती है, कहीं से एपॉक्सी कटिंग नहीं हो पाती है, तो जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपर से रिवॉल्व नहीं हो पाएगी और इसको हम प्रोसेसर पे लगाएंगे तो भी ये वहाँ बैठेगी नहीं, तो हमारा सेट है वो ऑन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, रैम तो हम क्लीन कर ही चुके हैं। इसके बाद हम प्रोसेसर को क्लीन करेंगे। तो रैम की क्लीनिंग के बाद ये प्रोसेसर है, इसकी क्लीनिंग भी हम साथ साथ में ही कर लेते हैं। इसकी क्लीनिंग के लिए इस पर सबसे पहले हम पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद इस पर हम इस तरह से शोल्डर लगाएंगे। आप यहाँ पीपीडी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो बाद में हम ऊपर से जो शोल्डर लगा रहे हैं या पीपीडी लगाते हैं, तो ये जो इसका ओरिजिनल जो शोल्डर है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ऊंचा होता है, तो ये उसको अपने साथ मेल्ट करके निकाल देता है। ऐसा करने के बाद करके जब हम इसकी ग्लू की कटिंग करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें से लगभग शोल्डर निकल चुका है। अब इसकी ग्लू की कटिंग बचती है, अब हम इसकी ग्लू की कटिंग कर लेते हैं। तो ग्लू कटिंग के लिए काफ़ी मित्र सोचते होंगे कि कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितनी एयर रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास SMD है वो क्विक 2008 है और ग्लू कटिंग का जो टेम्परेचर है वो मैं रखता हूँ 240 और एयर रखता हूँ मैं इसमें 100। इस टेम्परेचर और एयर पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल आपके आँखों के सामने है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस ग्लू की कटिंग हो रही है इस टेम्परेचर और एयर के कम्बिनेशन पे। इस पे ब्लेड ऐसा चल रहा है जैसे मक्खन पे छुरी चलती हो। तो काफ़ी साल पहले एक ऐड आती थी कोई ट्रैक्टर की, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा मॉडल था, बोला गियर चले ऐसे मक्खन पे छुरी जैसे।
वही काम दोस्तों यहाँ हो रहा है। बिल्कुल यहाँ मक्खन पे छुरी ही चल रही है। बिल्कुल हल्के हाथ से, बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई झिझक के ये काम करते हुए सबसे पहले तो माइंड है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए। उसमें किसी भी टाइप का कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी भी झिझक होगी, थोड़ा डरेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये प्रिंट को स्क्रैच कर ही देगी। अब इसकी साइड थोड़ी सी हम घुमा लेते हैं कि सामने की साइड से भी निकल जाए। ये देखिए यहाँ से भी इजीली ये निकल सकता है। राम राम कमल भैया। राम राम। देखिए इधर में तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी मोटा मोटी लगभग अपोक्सी निकल चुकी है, कहीं थोड़ी बहुत बची हुई है। तो अब हम इस पर ब्लेड को है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बीच के जो कोने हैं यहाँ जगह काफ़ी कम होती है, तो यहाँ ब्लेड नहीं घुस पाती। उसके लिए हम ये ब्लेड यूज़ करेंगे। हमें वीडियो रिकॉर्ड करते हुए काफ़ी बार काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बीच बीच में कस्टमर्स आ जाते हैं तो उनसे भी हमें बात करनी पड़ती है, तो वीडियो को रोकना भी पड़ता है। कई बार उनकी साउंड है वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाती है। तो अपॉक्सी की कटिंग हमने कर दी है, ब्लैक पेस्ट जो है सारी इस पे से निकाल दी है। हो गया, बोलना मना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वर्क है वो इसमें आप देख सकते हैं, ये और क्लियर कर देता हूँ मैं इस पर पेस्ट लगा के। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी जो है इसके जो प्रिंट है हेड है वो ग्रे आउट, मतलब फीके फीके पड़ गए हैं, और काफ़ी कुछ ये काफ़ी सारे इसमें चमकीले हैं। तो इसको सबसे पहले हम सारे प्रिंट है उनको तैयार करेंगे, उसका ग्रेड आउट जो है वो फिक्स करेंगे। एक एक करके अगर हम सोल्डरिंग आयरन से इसको करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। उसके लिए हम डीसोल्ड वायर का यूज़ करेंगे। ये डीसोल्ड वायर का एक टुकड़ा लेते हैं और साथ ही हम यूज़ करते हैं शोल्डर। शोल्डर को हम डीसोल्ड वायर पे फिक्स कर देते हैं। इसको हम अभी ब्रश की तरह चलाएंगे। ये देखिए
सारे प्रिंट पे इसको घुमा देंगे। तो जितने भी ब्लैक हेड्स हैं जो फीके फीके से हो गए थे, सब प्रिंट एक ही बार में बड़ी आसानी से सब तैयार हो जाएंगे। तो हमारा इसमें टाइम भी बचेगा और ये बिल्कुल सेफ सुरक्षित रास्ता है ये। इसमें जो टेम्परेचर है वो हमें रखना होता है 310 डिग्री, 310 डिग्री। तो जितने भी यहाँ पे ब्लैक हेड्स वगैरह थे, जो हमारे प्रिंट बिल्कुल कुछ फीके थे। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इस पर जो भी पेस्ट जो बची हुई थी वो भी सारी क्लीन हो जाती है। तो सीपीयू की ये सरफेस जो है हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। नेक्स्ट इसके अंदर जो ये कंपोनेंट लगे हुए हैं उस पर थोड़ा सा शोल्डर एक्स्ट्रा चढ़ जाता है, उस शोल्डर को भी हम रिमूव कर देते हैं। अब सीपीयू की इस साइड की क्लीनिंग होने के बाद हम इसकी दूसरी पार्ट की भी क्लीनिंग करेंगे, रैम पार्ट की भी। इसके लिए भी हमारे पास सेम प्रोसेसर है, वही प्रोसेस हमें दोबारा करनी है। ये देखिए बड़ा आराम से हमें इसके साथ कोई भी किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी होती है। तो दोस्तों इसको ऐसा समझिए कि ये सीपीयू नहीं है, ये आपकी महबूबा है। बड़े प्यार से पेश आना होता है इसके साथ। तो ये ब्रश हम एक बार इस पे भी चला देते हैं ताकि कोई भी प्रिंट है वो अनशोल्ड ना रह जाए। क्योंकि सारे प्रिंट वैसे तो मेरे को क्लियर दिख रहे हैं, फिर भी हम एक बार इसको क्लीन कर ही देते हैं। कोई एपॉक्सी है वो भी निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बोर्ड है वो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमने सीपीयू और रैम को क्लीन कर लिया है। अब इस बोर्ड की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो शोल्डर जैसे तो हमने ऊपर से सारा निकाल दिया था, फिर भी एक बार हम डिशोल्ड वायर से थोड़ा डीपली जो भी है वो निकाल लेते हैं। एक बार ये जितनी भी यहाँ पेस्ट है जो हमने यहाँ पेस्ट लगाई थी शोल्डर निकालने के लिए, सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। और ये क्लीन करने के बाद में हम इसकी एपॉक्सी की कटिंग करेंगे।
अपॉक्सी की कटिंग में जो टेम्परेचर है वो हमें रखना है मदरबोर्ड से अपॉक्सी की कटिंग के लिए हमें टेम्परेचर रखना है 240 डिग्री, और एयर हम रखते हैं यहाँ 100। तो इसको थोड़ी देर के लिए हीट करेंगे ताकि सारी जो ये ब्लैक पेस्ट जो लगी हुई है ये अच्छी से मेल्ट हो जाए और इसकी कटिंग है वो थोड़ी आसानी से हो। ब्लेड को बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपर ऊपर से चलाना है, ज़्यादा बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इस ग्लू की कटिंग करनी है। और जब इसकी फर्स्ट कटिंग हो जाए उसके बाद हम इस पे ये थोड़ा पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगाने के बाद हम इस पे शोल्डर का यूज़ करेंगे। सारे पॉइंट्स को यहाँ से हम सोल्ड करेंगे। इस पे जो कंपनी का ओरिजिनल शोल्डर लगा है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और बाद में हम जो शोल्डर यूज़ करते हैं इसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो ये दोनों मिक्स होके कम टेम्परेचर पे ये शोल्डर अलग हो जाता है फिर। इसके बाद हम इसको एक बार डी शोल्ड वायर से सारा शोल्डर निकाल देंगे ताकि हमारी सारी जितनी भी डॉट्स है जो बॉल है वो सब एक ही लेवल में आए, कोई भी बॉल छोटी बड़ी या ना रहे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम इस पर CPU लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही जगह बैठेगा एकदम। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। ये काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है, फिर भी एक दो जगह मेरे को कुछ एक्स्ट्रा शोल्डर लग रहा है, मैं एक बार वहाँ और घुमा देता हूँ। अब हम इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद इसको देखेंगे कि कहीं अपॉक्सी कहीं बची है क्या, सब निकल गई है।
काफ़ी जगह यहाँ काफ़ी एपॉक्सी इसमें बची हुई है, इस जगह भी काफ़ी दिख रही है। तो अभी नेक्स्ट राउंड में हम इस एपॉक्सी की कटिंग कर लेते हैं। एक ही बार में पूरे गलों की कटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अगर ब्लेड थोड़ा सा भी डीप चला जाता है तो वो बोर्ड को डैमेज कर देता है। इससे आपका काम है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रिंट डैमेज होंगे वो बनाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इस सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। स्टेंसिल में फिट करते हुए सबसे पहले तो बहुत बारीकी से इसमें ये देखें कि कहीं इसमें कहीं डस्ट वगैरह तो नहीं आ गई है। अगर आपको लगता है कि कहीं इसमें एक आध पॉइंट पे डस्ट है तो उसको पहले क्लीन ज़रूर कर लें। जैसे कि मेरे को यहाँ इसमें नज़र आ रही है एक जगह पे। रख दो, ऊपर ही रख दो। कितनी देर में? आज 10 मिनट में आए। 10 मिनट। तो फ्रेंड्स हमने पीपीडी को इसमें लगा दिया है और एक बार इस तरह से हम ब्लेड को ऊपर से घुमा देते हैं तो एक्स्ट्रा जो पीपीडी है वो बाहर आ जाएगी। इसको रिवॉल्व का जो टेम्परेचर है वो 275 एयर 60। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो बॉल है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। इसको स्टेंसिल में से बाहर निकालने के बाद दोबारा फिर से एक बार हीट कर लेते हैं। उसके बाद ये अपनी नेचुरल शेप में आ जाएंगे।
तो सीपीयू के बाद हम रैम को रिवॉल्व करेंगे। इसमें कुछ जगह मेरे को 2-3 जगह ब्लैक हेड नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। हल्की जी पेस्ट लगा के उस पर शोल्डर कर देंगे तो ये पॉइंट है वो हमारे ऊपर जाएंगे। ये हो गया। एक दो बॉल कभी कभार हमारी प्रॉपर अटैच नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि मुझे इस हिस्से में एक बॉल नज़र आ रही है जो कि नीचे सरफेस पे अटैच नहीं हो रही है, हो सकता है वहाँ कुछ डस्ट वगैरह रह गई हो। और दूसरी एक और यहाँ भी है। तो इसके लिए हम इसको नुकीली चिमटी से कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड का सरफेस बिल्कुल हमने क्लीन कर लिया है। ये सीपीयू को क्लीन करके हमने रिवॉल्व कर लिया है और उसके बाद इसकी रैम है इसको भी हमने क्लीन करके रिवॉल्व कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है उसको सबसे पहले तो हमें सीपीयू को मदरबोर्ड पे फिक्स करना है और उसके बाद रैम को इस पर फिक्स करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ओह, थोड़ी ज़्यादा निकल गई, कोई बात नहीं। इसको हीट करके हमने एक्स्ट्रा पेस्ट है वो सारी बाहर निकाल दी है और अब सीपीयू को भी थोड़ा सा हीट कर लेते हैं इसको, ताकि सारी जो ये पेस्ट है ये पूरे सरफेस पे इस पर फैल जाए। तो सबसे पहले तो हम सीपीयू को लगाएंगे। इसको सही लोकेशन में तो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले तो हम इसको एक्यूरेट इसकी जगह पे फिक्स करेंगे ताकि ये दाएं बाएं कहीं हिले डुले नहीं, बिल्कुल लाइन अप करेंगे इसको।
इसको बिल्कुल सही लोकेशन पे हमने छोड़ दिया है और बिना पकड़े इसको भी हम लगाएंगे। ये लाइन और इस साइड की लाइन पे कंप्लीट ये अपनी जगह फिक्स बैठ गया है। तो इसको लगाने के लिए जो टेम्परेचर है वो है 340। सीपीयू के चारों तरफ से पेस्ट थोड़ी थोड़ी बाहर आनी शुरू हो गई है। तो इसी से पता लगता है कि सीपीयू है वो अपनी जगह पे बैठ गया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हिला के भी देखते हैं। तो देखिए हिलाने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो सीपीयू वो ठीक लग चुका है। तो फ्रेंड्स सीपीयू लगाने के बाद आसपास के सेक्शन पे हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ कोई भी किसी भी टाइप की शॉर्टिंग नहीं आई है इसको। तो फ्रेंड्स सीपीयू को हम लगा चुके हैं और सीपीयू लगाने के बाद हम इस पर रैम फिक्स कर देंगे। इसकी रैम की जो लोकेशन आती है वो, इसको भी हम पहले सीपीयू के ऊपर पूरा सेट कर देंगे। चारों तरफ से हमने इसको चेक कर लिया कि एक्यूरेट अपने स्थान जगह पे है ये। हीटिंग टेम्परेचर 340, एयर 90। इसको भी बिना पकड़े लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी पेस्ट है वो बाहर आने लगी है, तो ये अपनी जगह बैठ चुकी है। अब थोड़ा सा इसको हिला भी देते हैं। ये लो। इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो हमने जो टेप लगाई है सेफ्टी के लिए, सबसे पहले उसी को निकालेंगे। और इसके बाद इसके सारे सेक्शन पे एक बार फिर से शॉर्टिंग को भी चेक करेंगे, कहीं से भी रैम हमारी फिट लगी है कि नहीं। ये ठीक है। इसको भी इसके पैनल पे लगा लेते हैं।
चार्जिंग लोगो ब्लिंक पे आ गया है ये। इसकी बैटरी काफ़ी डाउन लग रही है। एक बार हम चार्जर है वो चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको एक बार हम थोड़ी देर चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं और थोड़ी बैटरी इसकी चार्ज हो जाएगी, उसके बाद इसको आगे चेक करेंगे। तो जब तक ये फ्रेंड्स पूरा ऑन होता है, तो देखिए फ्रेंड्स फ़ोन जो है वो पावर ऑन हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर चालू हो गया है। अब फ़ोन की स्क्रीन पे एक पासवर्ड लगा हुआ है। ये हम पासवर्ड लगा तो इसको आगे चेक नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे, उनसे पासवर्ड पूछ के और कंप्लीट सारे पार्ट्स इसमें लगा के, कैमरे और सिम लगाकर पूरा कंप्लीट फ़ोन को हम चेक करेंगे। पूरा ओके होने के बाद हम कस्टमर को दोबारा संपर्क करेंगे कि आपका फ़ोन तैयार हो चुका है और आप इसे पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड्स।